हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12th फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज से हम शुरू करने वाले हैं एक नया यूनिट जिसका नाम है ऑप्टिक्स, जिसे हम हिंदी में प्रकाशिकी कहते हैं। तो कई यूनिट्स की तरह यह यूनिट भी दो भागों में डिवाइड है। एक है हमारा रे ऑप्टिक्स अर्थात किरण प्रकाशिकी और दूसरा हमारा होगा वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो किरण प्रकाशिकी में हम प्रकाश के किरण की तरह व्यवहार करने वाले गुणों को पढ़ेंगे। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स में हम प्रकाश के तरंग की तरह व्यवहार करने वाले गुणों को पढ़ेंगे। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो यूनिट है हमारी वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाशिकी। ठीक है, और ये दो भागों में डिवाइड है। पहला है हमारा रे ऑप्टिक्स, यानी रे ऑप्टिक्स। इसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे? रे मतलब क्या होता है? किरण, और ये प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी। और दूसरा हमारा होता है वेव ऑप्टिक्स। इसे हम क्या कहेंगे? तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, तो देखिए क्या है इन सब का मतलब। पहले तो समझिए ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश तथा प्रकाश की किरणों के गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम प्रकाशिकी कहते हैं। तो क्लास 10th में ही आप लोगों को कुछ परिचय करवा दिया गया होगा प्रकाशिकी से, यानी वहाँ पर आप लोगों ने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की घटनाएं पढ़ी होंगी, साथ में कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़े होंगे। तो वो सारी चीज़ें हम क्लास 12th में भी पढ़ेंगे, पर इसमें क्लास 10th से हटकर थोड़ा सा और भी पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ेंगे। क्लास 10th में आप लोगों को ये बताया गया होगा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, अर्थात लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो प्रकाश की सीधी रेखा में चलने के गुणों का हम अध्ययन रे ऑप्टिक्स में करेंगे। ठीक है, अर्थात 9th चैप्टर में। और वेव ऑप्टिक्स, इसका मतलब तरंग प्रकाशिकी, यानी प्रकाश तरंगों की तरह भी व्यवहार करता है। इन गुणों को भी हम इस क्लास 12th में पढ़ेंगे। इसके बारे में अभी तक आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, तो इन बातों को भी हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपना शुरू करेंगे रे ऑप्टिक्स। ठीक है, इस यूनिट का जो हमारा 9th चैप्टर है, जिसे हम कहते हैं किरण प्रकाशिकी अर्थात रे ऑप्टिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है रे ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में हम किन किन बातों पर अध्ययन करेंगे, तो इसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे अपने एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी यहाँ से, चैप्टर नंबर 9, जिसे हम कहते हैं रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी। तो इसमें हम प्रकाश के किरणों के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं कि आखिर ये प्रकाश क्या है। प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। तो प्रकाश हमारा, प्रकाश यानी लाइट। ठीक है, देखिए जिस प्रकार से किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आप लोगों को सभी पता होगा, है ना, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो जैसे देखना भी तो एक कार्य ही है ना, तो इसलिए देखने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होगी वह भी एक ऊर्जा ही होगी, अर्थात देखने के लिए हमें लाइट यानी प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। देखिए डेफिनेशन को आप लोग क्या करेंगे,
हमारे द्वारा बोले गए शब्दों को चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके सुनकर आप नोट्स बना सकते हैं, या फिर नोट्स हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड होता रहेगा आगे चलकर। यदि अभी नहीं तो आगे चलकर अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले प्रकाश की परिभाषा लिखेंगे। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है और वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देती है, बल्कि यह वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, प्रकाश की डेफिनेशन के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश के गुणों की बात। ठीक है, प्रकाश में कौन कौन से गुण होते हैं, आखिर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो प्रकाश किरणों की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। ठीक है, प्रकाश क्या होता है? सबसे पहली बात हम यही सीखेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सीधी रेखा में, यहाँ पर सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, प्रकाश क्या होती है? सीधी रेखा में चलती है। और दूसरी बात, प्रकाश जो होता है वैद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति व्यवहार करती है। तरंगों की, प्रकाश जो है वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति व्यवहार करती है, ये भी हम समझ लेंगे। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति व्यवहार करती है। आप लोग चैप्टर 8 में ये चीज़ पढ़ चुके होंगे, है ना, मैक्सवेल के प्रयोगों द्वारा, कि प्रकाश जो होता है वैद्युत और चुंबकीय तरंगों का एक अध्यारोपण से जो तरंग बनती है उसे हम वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो अगर यह वैद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति व्यवहार करती है और वैद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम हो तो भी चलेगी और नहीं होगा तो भी चलेगी, इसके बारे में चैप्टर 8 में आप जाकर डिटेल में इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर यह वैद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति व्यवहार करती है तो प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश की जो चाल होगी निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। या हम इसका एक और दूसरा रूप भी देख सकते हैं, इसे चाहें तो 3 × 10⁻10, लेकिन ये मीटर को हमें क्या करना होगा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड लिखना होगा। ठीक है, कभी कभी बच्चों के दिमाग को चेक करने के लिए ये ऑप्शन भी दे दिया जाता है, तो इस ऑप्शन के साथ ये सेंटीमीटर भी देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इन गुणों के आधार पर हम ये समझते हैं कि प्रकाश में और कौन कौन से नेचर होते हैं। देखिए, जब प्रकाश सीधी रेखा में चलती है तो प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन की घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, तो प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, ये जब सीधी रेखा में प्रकाश चलेगी तो इन गुणों का अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसी में हम और अध्ययन करेंगे, प्रकाश में ध्रुवण की घटना घटित होती है। ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन आदि की भी घटनाएं घटित होती हैं। आदि घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, आदि घटनाएं भी घटित होती हैं। तो ये सब भी हमें समझ कर रखना होगा। तो ये है प्रकाश की डेफिनेशन और प्रकाश के गुणों के बारे में। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, इससे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन की घटना घटित होती है, और साथ में प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण भी होता है। और जब तरंग की भांति व्यवहार करेगा तो ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन
इन सब घटनाओं को भी घटित होते हुए हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स, इसलिए रे ऑप्टिक्स में सबसे पहला हमारा टॉपिक आएगा प्रकाश का परावर्तन। देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, सबसे पहले ये सीखेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन इसमें, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश जब सीधी रेखा में चलती है तो हमेशा यदि उसके सामने कोई अवरोध आ जाता है, कहने का मतलब है जब प्रकाश किसी पालिशदार अथवा चिकने तल पर टकराती है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, ठीक है। तो प्रकाश की इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसा आप सोचिए, यदि आपको सीधे हम इस कमरे की किसी दीवार की सिधाई पर कहते हैं कि चले जाइए, तो क्या आप जा सकेंगे? नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सीधी रेखा में चलना चाहते हैं, सीधे जाना चाहते हैं, दीवार तोड़कर तो जाएंगे नहीं, ऑब्वियसली आपको लौट आना होगा। ठीक उसी प्रकार से जब प्रकाश किसी पालिशदार अथवा चिकने तल से टकराता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौटता है, ठीक है। जैसे चिकना तल नहीं होगा तब भी लौटेगा, लेकिन तब अधिकांश मात्रा नहीं लौट पाएगी, क्योंकि खुरदरेपन से वो कुछ प्रकाश की मात्राएं अधिक से अधिक अवशोषित हो जाएंगी, तो कम प्रकाश से ही लौट पाएगा, ठीक है, यानी कम प्रकाश का ही रिफ्लेक्शन होगा। तो जैसे ये हमारा बोर्ड है, इस पर जो भी प्रकाश किरणें टकरा रही हैं तो ये स्मूथ है, चिकना है, इसलिए अधिक से अधिक प्रकाश किरणें इससे लौट रही हैं। तो सपोज यहाँ पर होता है, यदि मान लेते हैं कि हमारे पास एक दर्पण है। क्या है? दर्पण है। दर्पण क्या होता है? मिरर। मान लीजिए M1 है और M2, ये क्या है? एक दर्पण है, और दर्पण के एक साइड पर कलई होता है, और दर्पण यानी जो जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं तो बिल्कुल स्मूथ होता है, चिकना होता है। तो जब इस पर मान लेते हैं कि कोई प्रकाश किरण सपोज आपतित हुई, और आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या नाम देते हैं? आपतित किरण। और जब इस पर टकराएगी तो इसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा, और लौटने वाली किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, ठीक है। ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये है रिफ्लेक्टेड रे, इंग्लिश में हम इसे बोल सकते हैं। और ये हमारा क्या होता है? इंसिडेंट पॉइंट, यानी इसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु, ठीक है। यदि आपतन बिंदु पर एक लंब डाला जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। मान लीजिए ये ए बिंदु से आई, बी पर टकराई, सी दिशा में चली गई, और ये एन का मतलब नॉर्मल। नॉर्मल मतलब क्या होता है? अभिलंब। इसका हम नाम देंगे अभिलंब, और इंग्लिश में इसे नॉर्मल कहा जाता है, ठीक है। तो यही है, जब प्रकाश किसी पालिशदार अथवा चिकने तल से टकराता है तो अधिकांश भाग उसका वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, ठीक है। तो प्रकाश की इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। यानी देखिए, किसी तल से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, तल से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर टकराता है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। और इस प्रकार से जो आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण होता है वह दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक का नाम हम देते हैं आपतन कोण। क्या देते हैं? आपतन कोण। यह हमारा होता है आपतन कोण, इसे I से डिनोट किया जाता है, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है? परावर्तन कोण। क्या होता है? परावर्तन कोण, ठीक है। ये मान नहीं है बल्कि परावर्तन कोण, यानी रिफ्लेक्टेड एंगल, इसे हम R से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये है प्रकाश का परावर्तन, इसी को कहते हैं। अब परावर्तन के दो नियम होते हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम, ठीक है। परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि परावर्तन के दो नियम हैं, या यहाँ पर आप ये लिख लीजिए, इसके दो नियम हैं, इसके
दो नियम हैं। ठीक है, पहला नियम क्या है आप समझ लीजिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो ये लिख लेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा नियम है आपतन कोण, आपतन कोण आई परावर्तन कोण, परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण आर के सदैव बराबर होता है, सदैव क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हमारे परावर्तन के दो नियम हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिबिंब, जिसे हम इंग्लिश में इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं, जब आप घर से कहीं बाहर निकलते हैं तो दर्पण के सामने आप खड़े होते हैं या दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हैं। तो परिभाषा इस तरह से हम देंगे, जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं, या हम यूँ कहें कि जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। दर्पण में बनी हुई यह आकृति ही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो काफ़ी आसान सी परिभाषा है, ये तो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं और इसे आसानी से कह भी सकते हैं, पर फिजिक्स की लैंग्वेज में थोड़ा इस परिभाषा को हम अलग ढंग से सीखेंगे। ठीक है, देखिए ये हम ट्रिक्स भी बता देंगे आप लोगों को कि किस तरह से आप इस परिभाषा को लर्न करिए, याद करिए। देखिए, जब एक वस्तु, एक नंबरिंग ऐसे कर लेंगे और ये दो, जब एक बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, यहाँ पर बात करेंगे बिंदु वस्तु की, जब एक बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये आपका एक कहलाएगा बिंदु वस्तु। ठीक है, और ये हमारा बनेगा इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, तो परिभाषा हम इसी तरह से डील करेंगे, जब एक बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सी परिभाषा है, ऐसा बिंदु बना लेंगे अगर यह भी एक बिंदु हो तो। ठीक है, अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, परिभाषा को आप सुनकर लिख सकते हैं या फिर हम नोट्स में प्रोवाइड करवा देंगे, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो एक होता है हमारा रियल इमेज। क्या होता है? रियल इमेज। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? रियल का मतलब क्या होगा? वास्तविक। क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और दूसरा हमारा होता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब की ही परिभाषा में हमने दो तरीका बताया था कि जब एक बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो दो शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर हमने किया है।
अब इसी से बनाएंगे हम रियल इमेज की डेफिनेशन। जब एक बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो दूसरे बिंदु पर बना प्रतिबिंब पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक इसी तरह से दूसरी भी परिभाषा हम दे सकते हैं। जब एक बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी आसान है, आप इसे लर्न कर सकते हैं। आप अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा होगा यहीं पर, क्या होगा, दर्पण। ठीक है, तो सीखते हैं कि दर्पण क्या होता है। ठीक है, दर्पण, दर्पण जिसे हम इंग्लिश में मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिरर। देखिए वैसे तो जनरली आपको ये समझ में आता होगा कि ये दर्पण और शीशा एक ही चीज़ है, पर ऐसा नहीं है। जो शीशा होता है उसे आर पार हम देख सकते हैं, यानी कांच के आर पार देख सकते हैं, पर दर्पण केवल उसे ही कहा जाता है जिसके एक तल पर कलई होती है, अर्थात जिसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं या प्रतिबिंब बन सकता है हमारा या किसी भी वस्तु का। ठीक है, तो आप लोगों ने घरों में भी देखा होगा, जब शीशा टूट जाता है तो उसके पीछे आप उसे निकाल कर देखें तो उसके पीछे एक लेप लगा होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, तो मिरर क्या होता है। देखिए दर्पण एक ऐसा परावर्तक तल होता है जिसके एक तल पर कलई, पारे तथा लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है। ठीक है, और दूसरा तल क्या होता है, परावर्तक। ठीक है, तो ये होता है हमारा दर्पण। या हम ऐसे कह सकते हैं कि दर्पण ऐसी युक्ति है, दर्पण एक ऐसी युक्ति है जिसके एक तल पर पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है और दूसरा तल क्या होता है, परावर्तक होता है। ठीक है, अब हम सीखेंगे दर्पण के प्रकार। ठीक है, दर्पण के जो प्रकार हैं वो पहला प्रकार है समतल दर्पण। समतल दर्पण, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, प्लेन मिरर। क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर। ठीक है, और दूसरा हमारा होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, क्या होता है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, इसे हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल। क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर होता है। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर वह होता है, यानी गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक क्या होता है, भाग होता है। देखिए कांच का कोई खोखला गोला हो, इससे अगर ये काट लिया जाए, ठीक है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण। एक पृष्ठ, एक साइड में, इसे ही हम क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। ठीक है, तो आप लोगों ने जैसे प्लास्टिक की बॉल देखी होगी फूटी हुई, तो आप देखते हैं कि वो पहले गोल सा होता है और उसके फोड़े जाने के बाद एक तल दबा हुआ होता है, एक तरफ उभरा हुआ होता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण उसी तरह से होता है, पर ये कांच के खोखले गोले का कटा होता है। कांच होना चाहिए, यानी गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है जिसके एक तल पर कलई तथा दूसरे तरफ लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है, वैसे कि हमने दर्पण की ही परिभाषा में बता दिया है। तो ये हो सकता है। अब कंडीशन आता है कि अंदर भी कलई हो सकती है और बाहर भी कलई हो सकती है। तो अंदर और बाहर कलई यानी पेंट लगने से दो प्रकार के गोलीय दर्पण निर्मित हो सकते हैं। तो गोलीय दर्पण भी क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, इसे भी हम सीख लेते हैं। एक होता है हमारा अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब हम सीखेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अवतल दर्पण जिसे हम इंग्लिश में, अवतल दर्पण को इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। और ये होता है हमारा, इसे हम पहले इसे डायग्राम से समझा दें
फिर आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा है अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर यानी ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इस तरह से है, और अगर कलई बाहरी तल पर किया गया है, उभरे हुए तल पर, बाहरी पृष्ठ पर, तो परावर्तन किधर से होगा, दबे हुए तल से। देखिए जिधर से कलई होती है, क्या आपने कभी उधर से अपना चेहरा देखा है? बिल्कुल नहीं, उधर से आप नहीं देख सकते हैं, केवल उसी तरफ से देख सकते हैं जिधर पेंट नहीं लगा हुआ है। तो जब परावर्तन दबे हुए तल से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, जब प्रकाश किरणें दबे हुए तल से परावर्तित हों, तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे, ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से हम सीखेंगे, एक हमारा अगला होगा उत्तल दर्पण, दूसरा। तो ये हमारा होता है उत्तल दर्पण, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन क्या होता है, उभरे हुए तल से होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, तो इसका भी डायग्राम यहाँ पर आप चाहें तो बना सकते हैं इस तरह से। जब परावर्तन क्या होगा, उभरे हुए तल से होगा, आप चाहें तो इस तरह से बना लीजिए, दबे हुए तल पर कलई कर दीजिए और परावर्तन कहाँ होगा, उभरे हुए तल से होगा। तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। तो इस तरह से हम दर्पण के प्रकार को समझ सकते हैं और प्रतिबिंब कैसे, कौन कौन से प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, इसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब आप इसे इतना नोट करिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर नोट तो मिल ही जाएगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अब हम समझेंगे गोलीय दर्पण। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो हम अब इस टॉपिक को करेंगे, गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, गोलीय दर्पण बनाते हैं। अब गोलीय दर्पण आपको पता है पहले से भी कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले से कटा हुआ होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कांच का खोखला गोला बना लेते हैं इस तरह से। अब इसके एक तल पर कलई होगी, तभी यह गोलीय दर्पण कहलाएगा। तो एक तल पर कलई कर लेते हैं, लेकिन यह दर्पण नहीं है, अभी कांच का खोखला गोला है। तो इसको मान लीजिए कि हम यहाँ से इसको कट कर रहे हैं, इस वाले पृष्ठ को यहाँ से काट दे रहे हैं, बाकी इस चीज़ को क्या कर देंगे, मिटा देंगे। अब जब यह गोला था तो उस समय निश्चित रूप से इसकी एक त्रिज्या होगी और एक केंद्र होगा। यहाँ पर C सेंटर है और ये हमारी क्या होगी, त्रिज्या। ठीक है, अभी यह गोले का केंद्र और गोले की त्रिज्या है। अब अगर हम इसे मिटा दें यहाँ से और इसके एक तल पर कलई कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, अब यह एक गोलीय दर्पण बन गया। और कैसा दर्पण बन गया, एक अवतल, क्योंकि इसके बाहरी पृष्ठ पर कलई है, परावर्तक तल कैसा है, भीतरी पृष्ठ है। अब हम इस वक्रता केंद्र को आगे बढ़ा देते हैं, मिलाते हुए एक रेखा, और एक रेखा इधर बढ़ा देते हैं। इसको ध्रुव कहते हैं, P यानी पोल। ठीक है, और ये हमारा क्या है, केंद्र। पहले तो ये गोले का केंद्र था, अब ये कैसा है, इस वक्र का केंद्र है, क्योंकि अब ये वक्र बना रहा है। ठीक है, तो इसको धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट्स को पढ़ते हैं। और यह जो मिलाने वाली रेखा बड़ी रेखा है, इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा वक्रता केंद्र है और ये वक्रता त्रिज्या है। तो एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन कर लेते हैं, उनके डेफिनेशंस को जान लेते हैं, ताकि सभी को अच्छे से ये बातें क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहला टॉपिक हम इसमें लेंगे अपना वक्रता केंद्र। ठीक है, तो वक्रता केंद्र क्या होता है, उस गोले के केंद्र को। ठीक है, जो गोला ये पहले से था, इसको देखिए डेफिनेशन आप कई तरीके से दे सकते हैं। पहले क्या बोल सकते हैं, इसी को हम वक्रता केंद्र बोलेंगे। कैसे, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उस केंद्र को, या ऐसे कहें उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक
भाग होता है, या हम ये कहें कि उस गोले के केंद्र को जिससे दर्पण काटा जाता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है। और दूसरा, इसी तरह से सेम डेफिनेशन होगा हमारा वक्रता त्रिज्या का। क्या होगा? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या है? इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल इसी तरह से है। उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग होता है वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ठीक है। तो चाहे तो आप डेफिनेशन लिख भी सकते हैं हमारे शब्दों को सुनकर। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, और ये सब बस केवल जानकारी के लिए आप लोगों को चाहिए, बाकी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर अगर जाने रहेंगे तो आगे की चीज़ों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अब इसके बाद तीसरा टॉपिक हमारा आता है ध्रुव, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोल। ठीक है। ध्रुव क्या होता है? दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो इसकी भी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, चाहे तो आप, बहुत छोटा सा है, एक बार हम लिख के भी बता दें आपको। ऐसे ही लिख सकते हैं, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है, ये सब आप शब्दों को सुनकर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप देखते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। चौथा पॉइंट, मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष क्या होता है? देखिए, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। देखिए, हम ये नहीं बोलेंगे कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी नहीं बोलेंगे, क्योंकि तब तो ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। हम ये बोलेंगे कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। अब रेखा का जब नाम ले लेंगे तो ये क्या होगा कि रेखा लड़की नहीं, मतलब हम इस लाइंस की बात कर रहे हैं। तो रेखा का जब नाम ले लेंगे तो ये आगे पीछे भी बढ़ाया जा सकता है, यानी एक्सिस ये पूरा आगे पीछे जा सकता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष। ठीक है, तो हम यहाँ बोलेंगे ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। अब हम इसमें एक शब्द और जानेंगे, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक। ठीक है, दर्पण का द्वारक क्या होता है? देखिए, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, देखिए दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, जैसे ये केंद्र से अगर ये रेखा हम मिलाएं तो इसी को हम क्या बोलेंगे? दर्पण का द्वारक, यानी दरवाजा है। ठीक है, यहीं से जा सकता है। तो हम बोलेंगे दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो आप इजीली इसे समझ सकते हैं। अब इसका एक मेन डेफिनेशन हम देखेंगे। ठीक है, वो डेफिनेशन छठा है हमारा, मुख्य फोकस तथा फोकस दूरी। मुख्य फोकस तथा फोकस दूरी। देखिए, आप जानते हैं कि जब भी दर्पण से कोई भी प्रकाश किरण टकराती है तो टकराकर अपने माध्यम में ही उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे ही हम क्या कहते थे? परावर्तन, है ना, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही, इसको हम ऐसा समझेंगे, इसी में नहीं कर सकते। देखिए, ऐसा बोलेंगे, जैसे यदि कोई ये हमारा मान लीजिए अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है, आप जानते हैं। और यहाँ पर आपका रहा होगा प्रकाशिक केंद्र और ये आपका ध्रुव है।
तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, अब परावर्तित होंगी तो कहीं ना कहीं से तो जाएंगी ही और वो मुख्य अक्ष को काटेंगी। तो जिस बिंदु से होकर जाती हैं इसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। इसे कैपिटल एफ से दर्शाते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल एफ। तो क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। और देखिए ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी स्मॉल एफ कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो इस तरह से हम यह भी समझ सकते हैं। इसके बाद आता है फोकस तल। क्या आता है, फोकस तल। फोकस तल, ठीक है। फोकस तल क्या होता है, देखिए किसी भी, और यहाँ पर ये याद रखेंगे ये जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है बीच में, ठीक है, ये आपको याद रखना है किसी भी दर्पण के लिए। तो आप फोकस तल देखेंगे, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली और मुख्य अक्ष के लंबवत तल को ही हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं, ठीक है। जैसे यदि यह आपका दर्पण है, यही फोकस है, इसी से वह तल जो मुख्य अक्ष के क्या हो, लंबवत हो, अर्थात मुख्य अक्ष के लंबवत भी होना चाहिए और फोकस से होकर जाए, अर्थात हम इस वाले तल को ही क्या बोलेंगे, फोकस तल, क्योंकि यह मुख्य फोकस में से होकर जा भी रहा है और साथ में मुख्य अक्ष के क्या है, लंबवत भी है। अगर यही रेखा यहाँ से होकर जाए तो हम इसे फोकस तल नहीं कह सकते। फोकस तल केवल वही है जो मुख्य फोकस में से होकर जाएगा और क्या होगा, मुख्य अक्ष के लंबवत होगा। तो इस तरह से हम अपने इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। काफ़ी आसान सा टॉपिक है जिसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद हम इसके आगे के डेफिनेशंस को समझेंगे जिसमें हम चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी, यानी हम किस तरह से दर्पण पर प्रकाश किरणें डालते हैं और दूरियों को किस तरह से नापते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए इसमें कौन कौन सी चिन्ह परिपाटियां हैं इन्हें समझेंगे, ठीक है। सबसे पहली चिन्ह परिपाटी है कि दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से ही डाली जाती हैं, ठीक है। प्रकाश किरण क्या होती है, किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं, बाईं ओर से डाली जाती हैं, ठीक है। अर्थात जब भी हम प्रकाश किरणें डालेंगे वो हमेशा बाईं ओर से ही डालेंगे, इधर से ही, हम इधर से नहीं डालेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर दैनिक जीवन में तो हम प्रकाश किरणें कहीं से भी आ सकती हैं दर्पण के अंदर, पर देखिए वो हमारे दैनिक जीवन में यूज करने के लिए है, पर जब हम स्टडी के लिए ऐसा देखते हैं तो वहाँ पर हमेशा हम प्रकाश की किरणों को अध्ययन की सुविधा के लिए बाईं ओर से ही डालेंगे, ये आपको समझ के रखना है, ठीक है। दर्पण पर सदैव प्रकाश किरणें क्या होंगी, बाईं ओर से डाली जाएंगी, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है, सभी दूरियां ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं, यानी जब भी दूरी नापना शुरू करेंगे तो ध्रुव से ही शुरू करेंगे, यहीं से इधर भी और यहाँ से इधर भी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सभी दूरियां ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं, मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं, ठीक है। अब तीसरा टॉपिक है हमारा, वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में नापी जाती हैं, वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में नापी जाती हैं उसे धनात्मक, तथा जो दूरियां आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी जाती हैं उन्हें हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। अर्थात यदि इधर से इधर जा रहा है, हम इधर ही दूरियों को भी नाप रहे हैं, अर्थात ध्रुव से जब इधर नापेंगे तो वो दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी, क्या होगी, धनात्मक। और इस ध्रुव से अगर हम इधर नाप रहे हैं, इधर की ओर दूरी नाप रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऋणात्मक। तो यही समझ लेंगे कि इधर नापेंगे
तो पॉजिटिव, और अगर बाईं ओर नापेंगे तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। ये हमारा इस टॉपिक के अंतर्गत समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा टॉपिक हमारा होगा कि वह दूरी जो मुख्य अक्ष के ऊपर नापी जाती है, अर्थात मुख्य अक्ष के ऊपर अगर इधर दूरी नाप रहे हैं तो भी क्या होगी, धनात्मक होगी, और मुख्य अक्ष के नीचे जो कोई लंबाई होती है उसे हम निगेटिव चिन्ह के साथ लेते हैं। तो इतनी चिन्ह परिपाटी आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या, पहला क्या करना है, हमेशा प्रकाश किरणों को बाईं ओर से डालना है। दूसरी बात, सभी दूरियां ध्रुव से नापनी है, ठीक है, चाहे वो बाईं ओर हो या दाईं ओर हो। उसके बाद यदि आपतित किरण की दिशा में दूरियां नापी जाएंगी, अर्थात ध्रुव से दाईं ओर नापी जाएं, तो हम उन दूरियों को धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे, और अगर आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी जाएं तो वो दूरियां ऋणात्मक होती हैं। इसके साथ ही साथ जो दूरियां मुख्य अक्ष के ऊपर, अर्थात हम कहेंगे कि वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की लंबाई जब मुख्य अक्ष के ऊपर नापी जाए तो धनात्मक, और नीचे नापी जाए तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो मिलेंगे अब आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।